हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने एचआरएम के बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया है कि हमारा एचआरएम होता क्या है, जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं। जो भी एम्प्लॉयज़ ह्यूमन बीइंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको मैनेज करना, ये सब हमारे किसके अंडर आता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। तो हमने क्या क्या स्टेप्स डिस्कस कर लिए अपनी प्रीवियस वीडियो में कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, देन सेलेक्ट करते हैं कि राइट कैंडिडेट कौन है हमारी जॉब के लिए, उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसका जो इंट्रोडक्शन होता है यानी कि इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन परफॉर्म करते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। यानी कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आ चुका है, वो उसमें काम कर रहा है, जो वो काम कर रहा है वो कैसा कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना ही हमारा क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। यानी कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, ये देखना कि जैसा हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमारे स्टैंडर्ड थे, क्या वो उन्हीं के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है या फिर उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, वो हमारा क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट वेल डिफाइंड बेंचमार्क्स। यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या बना देते हो? बेंचमार्क बना देते हो, एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हो कि ऐसा काम, इस परफॉर्मेंस, इस लेवल पे आपको क्या करनी है? परफॉर्मेंस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो आप क्या कहोगे कि 500 यूनिट्स आपको पर मंथ बनानी है, ये आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, क्या काम वही खत्म हो गया? बेंचमार्क सेट करने से कुछ नहीं होता, आपको इवेल्युएट करना होता है कि क्या वो बेंचमार्क अचीव किया गया है या नहीं किया गया। उसी को हम क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि अगर आपने 500 यूनिट सेट की थी तो क्या आपके एम्प्लॉयज ने 500 यूनिट अचीव की हैं या फिर वो उससे ज्यादा अचीव कर चुके हैं या उससे कम अचीव किए हैं? उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? परफॉर्मेंस का अप्रेजल करते हैं। और परफॉर्मेंस अप्रेजल हमेशा एक स्टैंडर्ड सेट करने के बाद ही होता है, यानी कि एक स्टैंडर्ड के साथ हम उसकी अप्रेजल करते हैं कि इतना करना था और अब कितना किया है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी अंडरस्टूड एज द असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन अ सिस्टमैटिक वे। यानी कि एक कंप्लीट प्रोसेस को, प्रोसीजर को फॉलो करके सिस्टमैटिक वे में जब हम इंडिविजुअल या ग्रुप की परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं, ये देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल करने की ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों किया जाता है? फर्स्ट इज टू इफेक्ट प्रमोशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। यानी कि जैसा वो परफॉर्मेंस करेंगे उसी के बेस पे तो हम प्रमोशन या डिमोशन करते हैं। सो ये देखने के लिए कि क्या हमें उस एम्प्लॉय को प्रमोट करना है या फिर उस एम्प्लॉय को डिमोट करना है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना पड़ेगा कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो ऑब्वियसली हम उसका क्या करेंगे? प्रमोशन करेंगे। टू अंडरस्टैंड द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड। अगर हमें ये दिख रहा है कि जो हमने बेंचमार्क सेट किया था वो हमारे एम्प्लॉयज अचीव नहीं कर पा रहे हैं, सो हम क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है या जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतनी नहीं है। तो हमें कैसे क्या पता चल जाता है कि हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये पता लगाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की रिक्वायर्ड है, हम क्या करते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। टू कन्फर्म द सर्विसेज ऑफ प्रोबेशनरी एम्प्लॉयज। यानी कि जो एम्प्लॉय हमारे प्रोबेशनरी पीरियड में है, यानी कि जिनको फॉर एग्जांपल नई नई जो हमारी, उनको हमने क्या किया? सेलेक्ट किया है, रिक्रूटमेंट किया है, उनका सिलेक्शन उनका हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन से ही परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं। उनका एक प्रोबेशनरी पीरियड चलता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि वो कैसी वर्किंग कर रहे हैं। अगर उनकी वर्किंग सही रहती है तो उन्हें एज अ परमानेंट एम्प्लॉय एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सो जो हमारे प्रोबेशनरी एम्प्लॉयज थे, जो प्रोबेशनरी पीरियड में काम कर रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करना कि क्या उनको अब हमें फाइनल में ये कह देना है कि आप परमानेंट एम्प्लॉय हो या फिर उनको आगे लेके जाना है या नहीं, इस चीज के बारे में डिसीजन लेने के लिए भी हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए, बिकॉज परफॉर्मेंस अप्रेजल आपने किया तो आपको पता चल गया कि आपके एम्प्लॉयज कैसे वर्किंग कर रहे हैं, उनके स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, कहाँ वो काम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। सो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? अपने एम्प्लॉयज को फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो कि आपकी यहाँ चीजें कमी रह रही हैं, जिसकी वजह से आपकी इंप्रूव हो जाती है कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज के साथ। यूज्ड टू डिटरमाइन एचआर प्रोग्राम। जितने भी एचआर प्रोग्राम है, यानी कि ट्रेनिंग है, सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है, इन सब चीजों के लिए आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज
अप्रेजल प्रोसेस। अब हमारी अप्रेजल की क्या प्रोसेस होती है जो हमें फॉलो करनी होती है? सबसे पहले हमें क्या करना होता है? डिफाइन करना होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्रेजल, कि हम जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं एक्चुअल में उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हम परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों कर रहे हैं। जो भी हमने अभी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, डिस्कस किए थे, उसमें से हम किसी एक को डिसाइड कर लेते हैं कि हम तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं कि क्या हमारे एम्प्लॉयज को प्रमोशन देना है या नहीं, या फिर क्या हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। सो उसमें से हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के पीछे रीजन क्या है। देन सेकंड हमारा क्या होता है? एस्टैब्लिश जॉब एक्सपेक्टेशंस। अब हमें रीजन पता चल गया कि इस रीजन के लिए हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि हम जॉब की एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, बेंचमार्क सेट करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि अब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, उस ये आपने डिसाइड कर लिया। फिर आप देखते हो कि कितनी होनी चाहिए, ये चीज हम डिसाइड करके चलते हैं कि ये हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने परफॉर्मेंस से। अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं कि वो इतना तो परफॉर्म करें ही, 500 यूनिट तो वो बनाए ही एक महीने में, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयज को यही नहीं पता होगा कि उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, वो कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप परफॉर्म करोगे, आपको लगेगा कि जितना मैं कर रहा हूं मुझे लगता है सफिशिएंट है, अनलेस एंड अनटिल आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे कितना एक्सपेक्ट कर रही है, तब तक आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। सो हमें क्या करना होता है? जॉब एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन करना होता है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं? थर्ड स्टेप में डिजाइन अप्रेजल प्रोग्राम। फाइनली हम अप्रेजल प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं जिसके अंदर हमारे नंबर ऑफ सब यूनिट्स आती है, जैसे कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अप्रेजल, यानी कि हमारा क्या डिसीजन हम लेते हैं अप्रेजल प्रोग्राम को डिसाइड करते टाइम कि हमारा फॉर्मल अप्रेजल होगा या इनफॉर्मल होगा। फॉर्मल का मतलब क्या है कि उसकी अच्छे से हम प्लानिंग करेंगे, पहले से हम उसे डिसाइड कर लेंगे कब होना है, किस टाइम होना है, किस किस का होना है। और फॉर्मली यानी कि पूरे ऑफिशियली एक मीटिंग की जाती है और सब कुछ डिसाइड किया जाता है। इनफॉर्मली क्या है? नॉर्मल कम्युनिकेट करते हुए वैसे ही ऑब्जर्व कर लिया आपने कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, किसी की क्वालिटी कैसी आ रही है। सो फॉर्मल जो हमारा अप्रेजल होता है वो ज्यादा बेटर होता है। इनफॉर्मल अप्रेजल बहुत मीन्स इन्फॉर्मेशन जो अप्रेजल होता है वो क्या होता है? बहुत फ्रिक्वेंटली किया जाता है। जब एक मैनेजर वैसे ही राउंड पे होता है तब भी वो इनफॉर्मल अप्रेजल कर देता है, बट एक फॉर्मल जो अप्रेजल होता है वो क्या होता है? इन डेप्थ अप्रेजल होता है, हर एक चीज को अप्रेज किया जाता है। देन हुज परफॉर्मेंस शुड बी रेटेड, हम ये देखते हैं कि किसकी अप्रेजल करनी है, किन एम्प्लॉयज की अप्रेजल करनी है, उन एम्प्लॉयज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्रुप की अप्रेजल करनी है, इंडिविजुअल की अप्रेजल करनी है, इन सब चीजों को हम क्या कर लेते हैं? आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हु आर द रेटर्स, कि कौन रेट करेगा, हम ये डिसाइड करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ रेटिंग एंड सॉल्यूशंस एंड व्हाट शुड बी द रेटेड टाइमिंग। रेटेड टाइमिंग का मतलब क्या है कि हम एक साल में एक बार अप्रेजल करेंगे, 2 बार अप्रेजल करेंगे, 3 महीने में एक बार अप्रेजल करेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं। सो हमने क्या क्या चीजें डिसाइड करनी थी कि हमारा फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा, किसकी रेट की जाएगी, कौन रेट करेगा यानी कि अप्रेजल कौन करेगा। सो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अप्रेजल कर सकते हैं? इमीडिएट सुपरवाइजर, यानी कि उस एम्प्लॉयज के ऊपर जो सुपरवाइजर है, जो उसका सबसे पहला जो जिसको वो रिपोर्ट करता है, वो पर्सन क्या कर सकता है? उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकता है, बिकॉज एम्प्लॉय उसके अंडर वर्क कर रहा है, डायरेक्टली उसके कनेक्शन में वर्क कर रहा है। सो वो पर्सन उसका अप्रेजल कर सकता है। सबॉर्डिनेट, उसके जो सबॉर्डिनेट है ना वो वर्क उसका अप्रेजल कर सकते हैं। सबॉर्डिनेट यानी कि जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, एक तो आप जिसके अंडर काम कर रहे हो वो आपका अप्रेजल कर सकता है, एक आपके अंडर जो काम कर रहे हैं वो भी आपका अप्रेजल कर सकते हैं। और वो क्या बता सकते हैं कि कितना अच्छे से आप काम एलोकेट करते हो, कितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन है, कितने अच्छे आप रिलेशंस मेंटेन करते हो, कैसी आपकी लीडरशिप है। ये सारी चीजें अप्रेज आपके सबॉर्डिनेट अच्छे से कर सकते हैं। रेटिंग कमेटी यानी कि एक अलग से कमेटी बनाई जाए, उसमें अलग से मेंबर से सेट किए जाए, जो अलग अलग प्लेसेस से हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सकते हैं। पीयर्स यानी कि आपके साथ जो काम करते हैं, आपके जो कलीग्स हैं, वो भी आपके जो परफॉर्मेंस है उसकी अप्रेजल कर सकते हैं, बिकॉज वो सबसे ज्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि आप कैसे बिहेव करते हो, आपके रिलेशंस कैसे हैं, आप कैसे टास्क को परफॉर्म करते हो, आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, इन सारी चीजों को वो अप्रेज कर सकते हैं। सेल्फ अप्रेजल का मतलब होता है आप खुद अपना अप्रेजल करते हो, वो हमारा क्या होता है? सेल्फ अप्रेजल। आप खुद देखते हो कि कितना मुझे परफॉर्म करना था और मैं कितना परफॉर्म कर रहा हूं। देन प्रॉब्लम ऑफ रेटिंग, कि जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल टेंडेंसी, कि कई बार अप्रेजल करते टाइम इवेल्युएटर क्या करता है, वो सोचता है कि ना ज्यादा दिया ना कम दिया, क्या करते हैं? एवरेज दे देते हैं सबको, कि सब एवरेज काम कर रहे हैं। सो वो हमारी क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो अच्छा जो बुरा परफॉर्म कर रहा है उसके लिए तो सही है कि उसका तो एवरेज आ गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जिसने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया था, उसकी परफॉर्मेंस पे वो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, उसे वो डिमोटिवेट कर देता है।
देन लीनेंसी एंड सेवेरिटी, इसका मतलब क्या होता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहे हो जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हो कि सबकी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रहे हो कि आप एक अच्छी परफॉर्मेंस को भी ये समझ रहे हो कि ये भी थोड़ी कम ही है, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस दिखाना या फिर कुछ ज़्यादा ही ढीला छोड़ देना, कुछ ज़्यादा ही लूज छोड़ देना कि नहीं सब अच्छा ही कर रहे हैं, जो नॉर्मल कर रहा है उसे भी आप अच्छा ही बता रहे हो, सबको या तो सबको अच्छा बता देना या सबको बुरा बता देना, वो भी हमारा क्या होता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन हैलो एरर, इसका मतलब क्या होता है कि ड्यू टू ओनली वन रीजन, कि एक परफॉर्मेंस एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयज की वजह से या तो आप उसको सारी परफॉर्मेंस को अच्छा बता देते हो या सारी परफॉर्मेंस को बुरा। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, उसका किसी के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ, सिर्फ उस रीजन को लेके आपने क्या किया, उसकी सारी परफॉर्मेंस को वैनिश कर दिया कि सारी उसका तो वो अच्छे से परफॉर्म भी नहीं करता, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी भी अच्छी नहीं है, सिर्फ एक इफेक्ट की वजह से आप जब आप उसके पूरे इवेल्युएशन पे इम्पैक्ट डालते हो उसको हम क्या बोलते हैं हालो एरर। देन स्टेटस इफेक्ट, यानी कि वो एम्प्लॉय जो है वो किस स्टेटस पे, उसका स्टेटस सिंबल क्या है, वो भी आपको क्या करता है इम्पैक्ट डालता है। अगर आप उसके स्टेटस के बारे में सोचने लग जाते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर सबॉर्डिनेट क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस का अप्रेजल कर रहे हैं, तो वो सोचने लग जाए कि भाई सुपीरियर तो हमसे ज्यादा बड़े हैं, अगर हमने उनके बारे में बुरा अप्रेजल कर दिया तो कहीं हमारी जॉब खतरे में ना आ जाए। सो वो क्या करते हैं स्टेटस की वजह से जो एरर्स आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं स्टेटस इफेक्ट। और हमारे क्या हो सकते हैं, एक होता है स्पिल ओवर इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि पास्ट उसका जो बिहेवियर रहा है, पास्ट की परफॉर्मेंस के बेस पे ही आप उसकी अब की परफॉर्मेंस जज कर रहे हो। पहले अगर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तब आप देख ही नहीं रहे कि वो कैसा कर रहा है, आप बस वैसा ही परफॉर्म करते जा रहे हो। या फिर आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चंस में होता है जब आपकी आंसर शीट चेक होती है, अगर आपका पहला आंसर ज्यादा अच्छा है और अगर इवेल्युएटर क्या करे बाकियों को सिर्फ पहले आंसर के बेस पे जज करे, तो वो हमारा क्या हो जाता है स्पिल ओवर इफेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि हम सारी चीजें देख ही नहीं रहे, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक इम्पैक्ट एक पास्ट रिजल्ट के बेस पे हमने क्या कर दिया है फ्यूचर को जज कर दिया है। देन व्हाट शुड बी रेटेड, हम किस किस चीज की रेटिंग करते हैं, क्या क्या चीजें एनालाइज करते हैं, अप्रेज करते हैं। क्वालिटी की क्वालिटी कितनी बेटर परफॉर्म हो रही है, क्वांटिटी कितनी यूनिट्स वो बना रहा है, टाइमलीनेस पूरे टाइम में यानी कि जितना टाइम हमने दिया था उसी पंक्चुअलिटी के साथ वो बना रहा है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमारी कॉस्ट कितनी सेव कर रहा है, कितना उस पर वो पैसा लगा रहा है उन यूनिट्स को बनाने में। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय को 500 यूनिट बनानी थी, वो टाइम पे 500 यूनिट उसी क्वालिटी और क्वांटिटी में बना रहा है, बट उसकी कॉस्ट बाकियों से बहुत ज्यादा है और बाकी 2 दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा कि कॉस्ट को हमें बचाना चाहिए चाहे 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए। सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितनी है और उसे सुपरविजन की कितनी रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें हम रेट करते हैं। मेथड्स ऑफ अप्रेजल, जब हम अप्रेज करते हैं तो हम कौन कौन से मेथड्स का यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल हमारे कौन कौन से मेथड्स हैं कि हम रेटिंग स्केल का यूज कर सकते हैं। रेटिंग स्केल का मतलब क्या होता है कि हमारा एक लिकर्ट जैसे स्केल होता है या फिर जो भी एक स्केल लिखा जाएगा, स्केल पे एम्प्लॉयज की वो चीजें लिख दी जाएंगी और उसके बेस पे हम रेट करेंगे कि ये चीज इसमें हम 3 रेट करते हैं। डिसिप्लिन में हम एम्प्लॉय को 3 रेट करते हैं, उसकी क्वांटिटी में 4 रेट करते हैं, क्वालिटी में 5 रेट करते हैं। सो उसको रेट किया जाता है जब एम्प्लॉयज को, वो हमारा क्या होता है रेटिंग स्केल है। फोर्स्ड चॉइस मेथड, फोर्स्ड चॉइस मेथड क्या होता है कि आपको क्या दिया जाता है, जैसे हमारा रेटिंग स्केल में तो 1 2 3 जैसे मेंशंस होते हैं, एक हमें चॉइस दे दी जाती है, ये हमारे पास बनाई होती है, इसमें से हमें कहीं पे भी ये हमारे बेस्ट के लिए होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या होता है वर्स्ट के लिए होता है। सो इसमें से हमें क्या है चुन लेना होता है कि हमारा एम्प्लॉयज कहाँ स्टैंड करता है, वो हमारा क्या होता है फोर्स्ड चॉइस मेथड। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हमारा क्या होता है कि जब हमें 100% एक चीज गिवन होती है कि आपको अब 100% को एक एम्प्लॉय को डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 100% को, कि 25% वो क्वांटिटी में है, 20% उसकी क्वालिटी में है, 40% उसका टाइमलीनेस में है। सो ऐसे हम क्या करते हैं उसका अप्रेजल करते हैं कि कौन सी चीज उसकी सबसे ज्यादा बेस्ट है और कौन सी उसकी बहुत वीक है। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट में हम क्या करते हैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट या फिर कुछ हैपनिंग हुई है ऑर्गेनाइजेशन में, उस टाइम पे उस एम्प्लॉय का कैसा बिहेवियर था, उस इंसिडेंट पे कैसा बिहेवियर, कैसी सिचुएशन को उसने हैंडल किया, जब हम उस चीज को एनालाइज करके करते हैं वो हमारा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड होता है। फील्ड रिव्यू मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड क्या होता है कि इसमें आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो आउटसाइडर होते हैं वो आपका इवेल्युएट करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी इन सारी चीजों को। बट ये क्या होते हैं आपके जब आप वर्क कर रहे होते हैं तब वो आपको इवेल्युएशन करते हैं, बट वो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नहीं होते, आउटसाइडर्स होते हैं। ऐसे मेथड में हमारा क्या होता है कि हमारा मीन्स वो एक ऐसे टाइप में लिखा जाता है कि क्या क्या उसमें कमियां हैं, कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, कितना उससे एक्सपेक्ट किया गया था, उसके थ्रू जब यानी कि हम रिटर्न में एक फॉर्म बना के जब उसको इवेल्युएट करते हैं वो हमारा ऐसे मेथड होता है।
कोस्ट अकाउंटिंग मेथड, कोस्ट अकाउंटिंग मेथड क्या करता है, जो फाइनेंस पे यानी कि मॉनेटरी टर्म्स पे ज्यादा हमारा वो डालता है, इम्पैक्ट डालता है कि कितना कोस्ट इफेक्टिवली वो वर्क कर रहा है, कितना पैसा वो लगा रहा है और कितने पैसे का सामान वो जनरेट कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि उसने कॉस्ट कितनी लगाई और हमें बेनिफिट कितना मिल रहा है, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के थ्रू हम करते हैं। रैंकिंग मेथड यानी कि जो हमारे मेथड्स हैं, यानी कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको हम क्या करते हैं, रैंक करते हैं, यानी कि फर्स्ट पे कौन सा आ रहा है, सेकंड पे कौन सा आ रहा है, थर्ड पे कौन सा आ रहा है, फोर्थ पे कौन सा एम्प्लॉयज है, उसके बेस पे उसका अप्रेजल करते हैं। जो फर्स्ट पे है वो यानी कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बाकी जो नीचे होते जाते हैं वो उनसे कम उनकी परफॉर्मेंस होती है। पेयर्ड कंपेरिजन मेथड में क्या होता है, हर एक एम्प्लॉयज को जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे एम्प्लॉयज हैं उन सबके साथ कंपेयर करना कि ये जो हमारा एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 5 एम्प्लॉयज हैं, ए बी सी डी ई, सो ए की परफॉर्मेंस को पहले हम बी से के साथ कंपेयर करेंगे, फिर सी के साथ, डी के साथ और ई के साथ, फिर बी की परफॉर्मेंस को ए के साथ, सी के साथ, डी के साथ और ई के साथ, सबकी परफॉर्मेंस को एक दूसरे के साथ जब हम पेयरिंग करते हैं और कंपेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। मॉडर्न मेथड क्या है जो हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, वो हमारे क्या एनालिसिस के लिए। फर्स्ट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हमारा अल्टीमेटली हमारा काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज होती है वो क्यों परफॉर्म की जाती है, टास्क, ताकि हम जो हमारा मेन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव कर सके। सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारी ऑब्जेक्टिव में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय, उसके थ्रू उसका आइडेंटिफाई करना परफॉर्मेंस अप्रेजल को, कि वो हमारे जो कितना अलाइंग है, कितना सही से चल रहा है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली, उसके थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल करना। साइकोलॉजिकल अप्रेजल हमारा क्या होता है कि बिहेवियरल अप्रेजल करना होता है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे सिचुएशंस को हैंडल करता है, ये सब अप्रेजल करना हमारा क्या होता है, साइकोलॉजिकल अप्रेजल। एज वेल एज इसमें हमारी क्या की जाती है, फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जाता है, यानी कि एम्प्लॉय की करंट परफॉर्मेंस को देख के, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के कि वो कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना पंचुअल है, कितना अग्रेसिव है, या फिर कितना उसके अंदर हार्ड वर्किंग है, उसके थ्रू हम उसकी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करते हैं, वो हमारा साइकोलॉजिकल अप्रेजल होता है। असेसमेंट सेंटर्स, यानी कि एक अलग से सेंटर बना दिया जाता है जिसका मेन काम ही क्या होता है, असेस करना एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को असेसमेंट सेंटर्स के थ्रू, यानी कि जिसमें अलग एक टीम वर्क करेगी जो असेसमेंट सेंटर टीम होगी और वो हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है। 360 डिग्री अप्रेजल, यानी कि जितने भी हमने डिस्कस किए थे, हु आर रेटर्स डिस्कस नहीं किए थे हमने, कि सबॉर्डिनेट्स कर सकते हैं, पीयर्स कर सकते हैं, सुपीरियर कर सकते हैं, रेटिंग कमेटी कर सकते हैं, सेल्फ, हर कोई जब रेट करता है, हर कोई आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है, 360 डिग्री जब अप्रेजल होता है उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री अप्रेजल फीडबैक मेथड, जो हमारा मॉडर्न मेथड है। नाउ नेक्स्ट इज अप्रेज द परफॉर्मेंस। अब हमारे 3 स्टेप्स क्या क्या हो गए थे कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, उसके बाद हमें क्या डिटरमाइन करना होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, फिर हमें अप्रेजल जो हमारा प्रोग्राम है उसे डिजाइन करना होता है जिसके अंदर हम वेरियस डिसीजंस हम लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, कौन रेट करेगा, किसकी रेटिंग होगी, फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा, सब हमने डिसाइड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, फाइनली उसको इंप्लीमेंट करके अप्रेज करते हैं, परफॉर्मेंस की अप्रेजल करते हैं, उस बेंचमार्क के साथ, एक्सपेक्टेशंस के साथ कंपेयर करते हैं। देन कंपैरिजन के बाद जो आंसर आता है उसको हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस इंटरव्यू करते हैं, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनका एक इंटरव्यू लेते हैं जिसके अंदर उन्हें बताते हैं कि आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ था उसका क्या रिजल्ट आया है, आपकी परफॉर्मेंस फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, सब कुछ उन्हें बताया जाता है। आर्चिविंग परफॉर्मेंस डाटा, और परफॉर्मेंस इंटरव्यू में क्या है, ये सुना भी जाता है कि अगर कोई ये कहता है कि अगर उसकी परफॉर्मेंस के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसके पीछे क्या रीजंस है, ये सब भी पूछा जाता है। देन हम जो हमारा परफॉर्मेंस डाटा आया था उसे क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में हम उसे यूज कर सके, एंड जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस डाटा को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो ये हमारे क्या था, कंप्लीट परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि वो क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी डिटेल्ड प्रोसेस क्या है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।